स्टूडेंट्स बीकॉम पार्ट फर्स्ट का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका ABST अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इस अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में दो पेपर आपके लगेंगे एग्जाम में। पहला पेपर कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, निगम एवं वित्तीय लेखांकन, है ना। दूसरे बुक लगती है आपकी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसे स्टैट्स बोलते हैं। दोनों की बुक हमें आरबीडी चाहिए होगी, आरबीडी आरबीडी। लेकिन हाँ, कॉर्पोरेट में ध्यान रखिएगा न्यू बुक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पुरानी बुक से बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते रहेंगे, तो परेशान होंगे अगर पुरानी बुक ली तो। बाकी आप ले सकते हैं, स्टैट्स में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बुक कहती है कि आपको कंपनी की अकाउंट्स को मेंटेन करना है और कुछ फाइनेंशियल अकाउंट्स को मेंटेन करना है। फाइनेंशियल अकाउंट सब जगह चलते हैं, कंपनी अकाउंट्स केवल कंपनियों में चलते हैं। हमें उससे मतलब नहीं है, अलग 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 बहुत सारे टॉपिक्स हैं सिलेबस में। बुक एक्स्ट्रा लार्ज है, बड़ी बुक है ना, और लेवल भी एक थोड़ा सा हाई रहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा इस बुक के सभी चैप्टर्स अपने आप में इंडिविजुअल चैप्टर हैं। मींस एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कोई संबंध नहीं है। आप चाहो टोटल मान लीजिए 8 चैप्टर है और 12 चैप्टर है, और 12 में से आप चैप्टर नंबर 10 सबसे पहले पढ़ना चाहते हो तो चैप्टर 10 पढ़ सकते हो। उसके लिए चैप्टर नंबर 1 to 9 पढ़ने की नीड नहीं है। 1 से 9 पढ़ो नहीं पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट 10 पढ़ना है, पढ़ने में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 100% आएगा। यानी एक चैप्टर का दूसरे से लिंक है या नहीं है? नहीं है। ये कपिल शर्मा के शो की तरह है, जहां से देखना शुरू करो वहीं से समझना स्टार्ट, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक ये रही। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की आरबीडी बुक का बीकॉम पार्ट फर्स्ट का वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। क्या कहना चाहते हैं जरा समझिएगा प्लीज। बच्चों, आपने बहुत सारी दुकानों में आग लगते हुए देखी होगी। फायर, दुकान में आग लग गई, फैक्ट्री में आग लग गई, गोडाउन में आग लग गई, शॉप में आग लग गई। क्या आपको पता है लगने वाली आग 90% केसेस में मालिक द्वारा खुद लगाई जाती है। खुद ओनर अपनी दुकान में क्या लगाता है? आग लगा लेता है, कारण इंश्योरेंस क्लेम उठाने के लिए। तो आपकी बुक में दो चैप्टर है, एक इंश्योरेंस क्लेम, एक वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। दोनों का सेगमेंट लगभग सेम सा है। हम इसके लिए एक स्टोरी बना के लाया हूं, आइए सुनाते हैं वो स्टोरी। हुआ क्या जरा समझिएगा। मेरे एक फ्रेंड ने, मेरी एक शॉप थी फुटवियर्स की, जूते चप्पल बैलीज सैंडल्स हम बेचते हैं, है ना। मेरी दुकान पे ग्राहक नहीं आते थे। फिर कौन आते थे? कौवे। कौवे उड़ते थे, यानी कोई नहीं आता था। ठीक, खाली मैं बैठा था सुबह शाम तक, ग्राहक ही नहीं आते थे। तो साहब मेरे एक फ्रेंड ने सजेशन दिया कि इस बार दिवाली पर अपनी दुकान में बूम लाओ। मैंने बूम लाऊं कैसे? बोले नया पेंट कराओ, नया स्टॉक लाओ, नया एडवर्टीजमेंट करो, नई स्कीमें लाओ, नए ऑफर्स लाओ, नई सेलिंग प्राइस लाओ, नए तरह का माल लाओ, और पब्लिक में जाके ढिंडोरा पीटो कि तुम्हारे यहाँ लगी है इस बार सेल। मैंने कहा ठीक है। हम कानपुर और आगरा गए और वहां से बहुत सारे जूते उठा लाए। कानपुर आगरा से बहुत सस्ते और अच्छे मिलते हैं, है ना। हम उठा लाए, दुकान में वही सब कुछ किया जो फ्रेंड ने बोला था। ठीक है, श्राद्ध निकले, नवरात्रा स्थापना आई, नवरात्रा आए, दिवाली आई, तो ग्राहक नहीं आया। नवरात्रा आए, दिवाली आई, ग्राहक नहीं आया। दिवाली की शाम तक मेरा मूड ऑफ। दुकान में 6 लाख रुपए का माल भरा है, कस्टमर नहीं आया। उसने दोस्त ने कहा था सारा माल बिक जाएगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं बिका। तो मैंने क्या किया, अपना मूड ऑफ, दुकान का शटर डाउन किया, बाहर जाते हुए बच्चे पटाखे जला रहे थे, एक रॉकेट अपनी दुकान की तरफ स्वाहा, और अपना झोला उठा के अपन घर जाके अपन सो गए। पड़ोसी आया चिल्लाता हुआ, आग लगी है, आग लगी है। मन का किधर? बोले तुम्हारी दुकान में। मन का अच्छे से लग गई? बोले कैसे हो? मन का अच्छे से लग गई क्या? बोले पूरा जल गया। मन का बढ़िया, मेरे को अपनी दुकान का माल बेचना था, सारा माल एक ही रात में बिक गया। किसको बिका? इंश्योरेंस कंपनी को। क्या इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी? हाँ। किसके? जितना माल जलाया उसकी कॉस्ट के। प्रॉफिट देगी या नहीं देगी? नहीं। इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट देके सेलिंग प्राइस देने वाली नहीं है। मैं अगर 6 लाख का माल लाया तो 6 लाख ही मिलेंगे, 8 लाख मिलने वाले नहीं है। पर कोई बात नहीं, अब ना माल तो बिक गया, पैसे तो आ गए,
कॉस्ट तो कवर हो गई, कम से कम अपना पैसा अटका तो नहीं। अपन गंगा जी ना लिए साहब, डेड स्टॉक हो जाता, माल खराब हो जाता, पुराना हो जाता, फिर कौन खरीदता। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात पक्का से। अब इशू क्या होता है जरा सुनिएगा, मैं कह रहा हूं मेरी दुकान में 6 लाख रुपए का माल था। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे माल 6 लाख का था। सब कुछ तो जल गया, माल जल गया, बही खाते जल गए, कंप्यूटर जल गया। इन बही खातों की कहीं ना कोई कॉपी रखी होगी और वो बही खातों में हमने बनाया होगा एक स्टोर लेजर अकाउंट। स्टोर लेजर अकाउंट, और स्टोर लेजर अकाउंट बताएगा कि आपके यहाँ पर कितना माल कौन सी क्वांटिटी का कितने रुपए वाला पड़ा हुआ था कल रात को आग लगने से पहले। बात समझ आ रही है। ये सेम स्टोरी इंश्योरेंस क्लेम में भी सुनते हैं और यहाँ भी हम सुनते हैं। इस स्टोरी से कंक्लूजन क्या निकलता है, कल रात को कितना माल था आग लगने से पहले मेरी दुकान में ये मुझे पता पड़ जाए, या अभी मेरी दुकान में कितना माल पड़ा है ये मुझे पता चल जाए। ठीक है, अनदर एग्जांपल, मैं सामने एक कपड़ों का स्टोर है, शोरूम है, वहां चला गया, वहां जाके एक शर्ट पसंद करी, शर्ट का साइज निकाला, शर्ट का साइज आया डबल एक्सएल। मैंने दुकानदारों का ये मेरे आ जाएगी क्या, बोले आपके जैसे 2 आ जाएंगे इसके अंदर, डबल एक्सएल में आपके जैसे 2 आ जाएंगे। मैंने कहा मेरी साइज की निकालो, बोला आपके तो लार्ज आएगी, लार्ज, एल एक्सएल और एक्सएक्सएल ऐसे होता है ना। ठीक है, डबल एक्सएल साइज मिली है और जबकि मुझे चाहिए लार्ज। ठीक है, मैंने कहा भैया मेरी साइज की निकाल दो, उसने रैक में देखी नहीं मिली, लार्ज साइज था ही नहीं। क्या करेगा बताओ दुकान वाला, बताइए दुकानदार क्या करेगा। रैक में देखा लार्ज साइज नहीं मिला, अब क्या करें, मेरे तो कस्टमर खड़ा है माल लेने के लिए, नहीं पता, लगाओ ना दिमाग। एक्स दुकान की रैक में नहीं है तो पहले ढूंढेगा कहां पे, अंदर स्टोर में। स्टोर में गोडाउन में और भी तो माल रखा होता है। आप जब इन शोरूम से घुसेंगे तो इन शोरूम के 2 पार्टीशन होता है, एक जो पब्लिक को दिखता है, एक जो पब्लिक को नहीं दिखता। जो पब्लिक को नहीं दिखता वो स्टॉक अंदर होता है और स्टॉक में जाकर के ढूंढ करके लाने की कोशिश करता है। अंदर गए, अंदर जाके स्टोर में देखा, वहां पर भी लार्ज साइज नहीं है उसका। अब क्या करेगा, अब कंप्यूटर में देखेगा, कंप्यूटर में शर्ट दिखती है क्या, कंप्यूटर में शर्ट का स्टॉक दिखता है, कितनी क्वांटिटी कौन से कलर की कौन सी साइज वाली पड़ी है कंप्यूटर में रहता है। कंप्यूटर में उसने देखा कि अभी तो लार्ज के 2 पीस पड़े हैं अपनी दुकान में, कंप्यूटर कह रहा है कि लार्ज के 2 पीस है, अब ये लार्ज के पीस पक्का है, ढूंढो। अब वो दुकानदार क्या करेगा, अपने पूरे स्टाफ को लगा देगा, बोले कस्टमर खड़ा है, पीस भी दुकान में, ये ढूंढो, उसको बेच दो। अगर नहीं मिलेगा लार्ज तो मैं लेके जाने वाला नहीं हूं, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। तो वो ढूंढेंगे क्योंकि कंप्यूटर ने कह दिया 2 पीस पड़े हुए हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये कंप्यूटर में क्या था, स्टोर लेजर अकाउंट, एक बही खाता था, एक बुक्स ऑफ अकाउंट थी जो कि बताती है आपके यहाँ कौन सा माल कितनी यूनिट वाला पड़ा हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री चैप्टर के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 1। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए आपने पहले तो फायर वाली स्टोरी सुनी, पता होनी चाहिए फायर वाली स्टोरी। अपने को इससे क्या चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक, कल रात को कितना माल पड़ा हुआ था। दूसरा हमने शर्ट का स्टॉक चेक करा, उससे भी स्टॉक मालूम पड़ रहा था। और अब हमारे 2 पार्ट है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 1, फर्स्ट पार्ट। चैप्टर 2 पार्ट्स में होता है, 2 अलग अलग वीक्स में। तो अभी अपन कौन सा चैप्टर पार्ट 1 रहे हैं, पार्ट 1। पार्ट 1 इजी है, पार्ट 2 थोड़ा हार्ड है। करें शुरू, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पार्ट 1। सब इस एरिया में आपको बनाना पड़ता है एक स्टोर लेजर अकाउंट, स्टोर लेजर अकाउंट क्वेश्चन मार्क, बॉक्स में पैक बना लीजिए प्लीज। लिखना शुरू करें, जो मैंने लिखा है ऐसा का ऐसा लिख दो प्लीज। जो मैंने लिखा है ऐसा का ऐसा लिख दीजिए प्लीज।
लिया आप लोगों ने? स्टॉक चेकिंग या स्टॉक टेकिंग, टेकिंग यानी स्टॉक को मेंटेन करना, दो तरीके से हो सकता है बच्चों। नंबर 1, अपनी बुक खोल प्लीज, पेज नंबर 2 खोल लीजिए इस चैप्टर का। इंडेक्स में चैप्टर ढूंढो, नीचे नीचे मिलेगा और पेज नंबर 2 पे आ जाइएगा। नीचे नीचे चैप्टर ढूंढिए, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, और चैप्टर के पेज नंबर 2 पे आ जाइएगा। ऊपर ही ऊपर आपको दो मेथड मिलेंगे, लिखना शुरू करें। पीरियोडिक, हिंदी मीडियम बच्चे इंग्लिश दोनों लिखेंगे। पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग, थोड़ा फास्ट लिखें। हिंदी मीडियम नहीं मिला, पेज नंबर 2 खोलिए, एक पेज आगे ऊपर ऊपर देखिए, पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग मिल रहा है, मिल गया? कालांतर या सामयिक गणना रीति, फटाफट लिखो। कालांतर या सामयिक गणना रीति। सेकंड, नाम लिखते जाए प्लीज। परपेचुअल, थोड़ा फास्ट प्लीज। परपेचुअल स्टॉक टेकिंग, इसमें निरंतर लेते हैं। निरंतर गणना रीति समझने की कोशिश करेंगे। आपने मूवी की टिकट बुकिंग कराई है ऑनलाइन। ऑनलाइन जब मूवी की टिकट बुकिंग कराते हो तो आपको सीट को सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, जो सीट वो दे देते हैं वही ले लेते हो? सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है क्या? जब मूवी की टिकट ऑनलाइन बुक कराते हैं तो अपने पूरे थिएटर की सीट दिखा देता है ना? जो बुक होती है वो ग्रे कलर की होती है, उनको बुक नहीं कर सकते आप। जो व्हाइट कलर की होंगी उनको बुक कर सकते हो, तो ब्लू या ग्रीन हो जाती है, देखा होगा आपने, है ना? तो वहां पर क्या होगा जरा सुनना। मैंने सीट नंबर D1 और D2 सेलेक्ट करी, D1 और D2। सेम टाइम पर हर्ष भैया भी मूवी देखने जा रहे हैं, सेम शो सेम चीज, इन्होंने भी D1 और D2 सेलेक्ट की। क्या एप्लीकेशन दोनों को बुक करने देगी क्या? D1 D2 मान लो एप्लीकेशन मुझे भी दे दी और इनको भी दे दी, तो क्या होगा? वहां जाने के बाद फाइटिंग हो जाएगी, बोले मेरी है, मैंने कहा मेरी है D1 D2। क्यों? क्योंकि उन्होंने परपेचुअल उन्होंने जो स्टॉक टेकिंग सिस्टम रखा वो परपेचुअल रखना पड़ेगा, यानी निरंतर रखना पड़ेगा। जैसे ही सुनना जरा, ये भी वही सीट देख रहे थे D1 D2, मैं भी वही D1 D2 देख रहा था, दोनों ने बटन साथ दबाया बुक करने के लिए। वो किसी एक को D1 D2 दे देगा और दूसरे को कह देगा समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है। फिर दोबारा जब चेक करोगे तो देखोगे D1 D2 तो ऑलरेडी बुक हो चुकी है, वो एक सीट दोनों को नहीं देता। समझ में आ रही बात? क्योंकि वहां स्टॉक टेकिंग कैसी है? परपेचुअल है, सेकंड वाला सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, एक एक सीट का स्टॉक बार बार मेंटेन किया जा रहा है। जरा सुनना, मेरी दुकान है जिसके अंदर 5 लार्ज साइज के पीस पड़े हुए हैं, ये आई और आकर के एक पीस लेकर के चले गई, तो एक लार्ज साइज का पीस गया, एक लार्ज साइज का पीस गया, ठीक है? तो अपने आप थोड़ी जैसे ही लेके गई तो 4 स्टॉक में 4 की जगह 3 ही दिखाएगा। फिर ये आई, ये 2 लार्ज के और ले गए, तो अचानक जैसे ही लेके गए, जैसे इनका बिल बना, स्टॉक में से 2 पीस कम हो जाएंगे और सिंगल पीस ही दिखेगा। फिर क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये तो होता है परपेचुअल सिस्टम, जिसके अंदर कंटिन्यू चेकिंग चलती है। अब ये परपेचुअल वाला सिस्टम चलता कैसे है? कंप्यूटर से भी चल सकता है और हैंडमेड भी चल सकता है। कंप्यूटर सिस्टम तो ऑटोमेटिक होता है, जैसे इनका बिल बनाया मैंने, है ना? अब बिल बनाने के लिए मेरे को डेटा की एंट्री नहीं करनी पड़ती, बारकोड स्कैन करता हूँ और कंप्यूटर में अपने आप आ जाता है कौन सी क्वालिटी, कौन सा कलर, कौन सा पीस, कौन सी क्वांटिटी, कितने वाला, अपने आप ले लेता है कंप्यूटर और माल बिक जाता है। डीमार्ट से माल खरीदा होगा ना आपने, बारकोड स्कैन ही तो करते हैं वो लोग, है ना?
तो सामने वाले को माल चले जाएगा और हमारे स्टॉक में से ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और दिखा देगा यार ये पीस कम पड़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर हैंड रिटर्न कर रहे हैं स्टोर लेजर अकाउंट, तो फिर उसके अंदर क्या होगा, आपको एक एक पीस खुद को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इतने थे, इतने गए, इतने बच गए, लेकिन दोनों काम होंगे हाथों हाथ। एक होता है पीरियोडिक, जिसके अंदर आप जब माल बिकता है तब तब एंट्री नहीं करते, कब करते, एक साथ, डेली शाम को, हर सैटरडे को, या हर 15 दिन में, या हर महीने के एंड में, लास्ट डेट को स्टॉक चेक करते हैं, जितना माल आया उसको जोड़ देते हैं, जो माल चला गया उसको घटा लेते हैं। लेकिन इस सिस्टम के अंदर आप चाहो कि मैं मनचाहे टाइम पर मालूम करूं अभी कितनी यूनिट पड़ी है, पता पड़ पाएगी क्या? फर्स्ट वाले सिस्टम में मैं चाहूँ कि मेरे को ट्यूसडे को दिन में 12 बजे कितनी यूनिट है पड़ी हुई है पता करनी है, बताएगा नहीं बताएगा? ये नहीं बताएगा। ये तो मान लो आप हर सैटरडे को रिकॉर्ड करते हो, मतलब सैटरडे को क्या करते हैं, हम अपना ऑफिस बंद करते हैं, कितनी यूनिट आई उनको जोड़ते हैं, जो इतनी गई उनको घटाते हैं, और बाकी यूनिट फिजिकल वाली चेक कर लेते हैं कि वाकई में है या नहीं, ठीक है। तो ये जो अगर आप कभी कभी करते हो, पीरियोडिक करते हो, हर 15 दिन में, हर 7 दिन में, हर 10 दिन में, हर महीने भर में, या डेली शाम को, तो उसमें आपके हर पल पल की खबर नहीं रहती है ना, आप केवल थोड़े थोड़े दिन में स्टॉक चेक करते हो। परपेचुअल के अंदर आपको पल पल खबर रहती है, निरंतर स्टॉक टेकिंग होती है, हर टाइम पर पता पड़ता है कितना पीस है और कितना पीस नहीं है। मूवी का अच्छा से अच्छा कोई एग्जांपल हो नहीं सकता कि आपकी हर सेकंड में ट्रेड बुक होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? तो दो सिस्टम ये पता पड़ गए, हाँ। इन दोनों के ऊपर आज घर पे 5-5 लाइन के नोट्स बना करके लाने हैं, 5 लाइन इसके ऊपर, 5 लाइन इसके ऊपर। हिंदी मीडियम वाले हिंदी बनाएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में। देखो जरा बुक में कुछ लिखा हुआ है क्या इनके ऊपर, चेक करो इसी पेज पे, पेज नंबर 5.2 बुक्स प्लीज चेक करो, मिल रहा है ऐसा लिखा हुआ? पढ़ना है, समझना है जो मैंने कहा उसी के इस पर। अच्छा, ये जो 5-5 लाइन के नोट्स बनाओगे, लिख के बनाओगे, बुक की लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में? अपनी में, बुक की लैंग्वेज नहीं, बुक से तो समझना केवल और फिर खुद बनाना, बना पाएंगे? ठीक है। अब आपको चलना है स्टोर लेजर अकाउंट। स्टॉक आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। निकालने के लिए 3 मेथड्स हैं बच्चों, वैसे तो मेथड 8 होते हैं, कितने होते हैं? 8। फर्स्ट ईयर में आपके सिलेबस में 3 ही है, सेकंड ईयर में पूरे 8 मेथड आएंगे। मेथड्स, मेथड नंबर 1, फर्स्ट इन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हिंदी में प्रथम आगम प्रथम निर्गम विधि। प्रथम आगम प्रथम निर्गम विधि, जो पहले आया है वो माल पहले जाएगा, प्रथम आगम प्रथम निर्गम विधि। हिंदी मीडियम बच्चे हिंदी भी लिखेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। सेकंड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जो लास्ट में आया, सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। लास्ट इन फर्स्ट आउट। अंतिम आगम प्रथम निर्गम विधि, अंतिम आगम प्रथम निर्गम विधि। दोनों को समझते थोड़ा सा डिटेल में प्लीज। हाँ जी सभी लोग बोर्ड पे। मैंने, मेरी एक बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है, मेरी एक बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है, मैंने 1300 कट्टे सीमेंट के खरीदे 310 रुपए के भाव। फिर 500 कट्टे सीमेंट के खरीदे 340 रुपए के भाव। फिर 700 कट्टे खरीदे
330 रुपए के भाव। फिर 800 कट्टे खरीदे मैंने 310 के भाव। फिर 900 नहीं, फिर 400 कट्टे खरीदे मैंने 350 के भाव। इतना सारा मैंने सीमेंट खरीदता गया खरीदता गया खरीदते गए। इसमें से बहुत सारा सीमेंट बिक भी गई। कुछ पे लगेगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मान लीजिए लास्ट में अब मेरे पास 500 किलो सीमेंट बचे, 500 कट्टे सीमेंट के बच्चे हैं। कितने रुपए वाले बचे होंगे? 310 वाले, 350 वाले, 40 वाले, 30 वाले, 10 वाले, कौन से कितने वाले बचे होंगे? क्वेश्चन कहता है डिपेंड करता है आपने मेथड कौन सा अपनाया था। अगर आप अपनाते हो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो आप पहले आया वो पहले जाएगा, तो 500 कट्टे लास्ट वालों में से होंगे बचे हुए। भाई जो पहले आया वो पहले चला गया, बिक गया। जो 400 कट्टे बचे वो इसमें से बचेंगे लास्ट वालों में से। अगर आप कहते हो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये तो सब बिक गया, 500 कट्टे बचेंगे इस ऊपर वाले में से। ये समझ में आता है क्या? है ना? नहीं आ रहा? आ रहा नहीं आ रहा? ये जो 500 कट्टे लास्ट में कौन से वाले बचे हैं? भाई एक मिनट, मेरी सीमेंट के कट्टे की दुकान है, सीमेंट के कट्टे बेचता हूँ। एक गोडाउन है, उसके अंदर सीमेंट के कट्टे सब भरता जाता हूँ, चाहे मैं किसी भी भाव खरीदूँ। 310 वाला भी वहाँ है, 350 वाले भी वहाँ है, 330, 40, 10 सब वही है। अब मेरे पास लास्ट में बच रहे हैं 500 कट्टे, वो कितने रुपए वाले बच रहे हैं? डिपेंड करता है आपने कौन सा मेथड अपनाया हुआ है। ठीक है, तो यही चीज देखेंगे हम। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सब्जी की दुकान में कौन सा मेथड लगता है, फीफो या लीफो? सब्जी की दुकान में, सब्जी की दुकान में जहां हम सब्जी और फल फ्रूट्स खरीदते हैं, उसमें कौन सा मेथड लगता होगा, फीफो या लीफो? वो पुराना माल पहले बेचता होगा या नया माल पहले बेचता है? पुराना पहले बेचता है। अगर सब्जी वाला पुराना माल पहले नहीं बेचेगा तो पुराना खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा ना। सब्जी वाला पहले पुराना माल खत्म करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया था वो पहले जाएगा। एक कपड़े की दुकान है जो कुर्तियां बेचता है, वो फीफो अपनाएगा या लीफो? कुर्तियां बेचता है, उसके पास पुराना माल भी और नया माल भी, पहले क्या बेचेगा? पहले पुराना या नया? चलो एक बार अभी आपसे जवाब निकलवाता हूँ। मैं जीटी गया, जीटी में एक एरिया है क्रिस्टल कोर्ट, वहां पे कुर्तियों की कई दुकानें मान लेते हैं, है ना। अब कुर्तियों की दुकान है अगल बगल में, दोनों दोस्त हैं। मैं एक अपनाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसने क्या कर रखा है, उसके बाद नया माल भी है पुराना भी, नए को पैक रखा हुआ है, पुराना माल सारा डिस्प्ले में लगा रखा है। पहले पुराना बेचूंगा, जब पुराना बिक जाएगा तब नया खोलूंगा, ये सिस्टम है उसके यहाँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरे ने बताया क्या, पुराने को उठा के पैक करके साइड में रख लिया, वो दुकान पे नया 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 लगा दिया, बोले मैं तो नया बेचूंगा, पुराने को बाद में देख लेंगे। बताइए कस्टमर किसकी दुकान पे ज्यादा आएंगे, फायदा किसको होगा, फीफो वाले को या लीफो वाले को? पहले वाले को या बाद वाले को? हाँ जी, फीफो या लीफो? लीफो बाद वाले को ज्यादा फायदा होगा। क्यों? देखो जरा, बताओ क्या करेगा। मैं, आप खुद सोचो, मैं गया अगर मान लीजिए दुकान पे, मुझे एक दुकान पे नया माल लगा हुआ दिख रहा है, एक पुराना माल दिख रहा है, मैं पुराने वाले के चला गया, मैंने भैया कुछ नए वाले कपड़े उपड़े आए क्या? बोले नहीं भैया अभी तो कुछ नहीं आए, है ना, अभी तो यही पुराना ही माल चल रहा है, कुछ आया नहीं है नया। लेकिन नया आ गया, वो बेचना नहीं चाहता, उसने दिखाया ही नहीं मेरे को, है ना। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, है ना, कि पुराना माल जो है ना, वो ये पहले बेचना चाहता है, नया निकाल नहीं रहा। उसके पड़ोसी की दुकान पे नया माल बाहर लग रहा है, मैं उसकी दुकान पे गया, भैया ये दे दो ये दे दो ये दे दो ये दे दो, और उसने क्या करा, पुराने बेचते बेचते नया बेचते बेचते, है ना, और पुराना माल भी थोड़ा सा एक आध पीस बीच में चिपका दिया। क्या बात बोलते हो, आप कौन सी दुकान पे जाओगे, जो फीफो अपना रहा है वो या जो लीफो अपना रहा है वो? लीफो अपना रहा है, उसके बाद दुकान पे लेटेस्ट माल होगा, नया माल होगा। क्या समझ में आ रही बात, है ना। आइए पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, भारित औसत विधि।
भारित औसत विधि लिख दीजिए प्लीज। क्या होती है, कैसे पढ़ते हैं, आइए सब सारी बात करेंगे। सबसे पहले बुक्स का इलस्ट्रेशन नंबर 1। बुक्स का इलस्ट्रेशन नंबर 1। वन नहीं, पहले 2 करेंगे अपन, 1 छोड़ दीजिए, पहले 2 करेंगे। बुक्स इलस्ट्रेशन नंबर 2 प्लीज। ओके, जल्दी निकालिए प्लीज इलस्ट्रेशन 2। मैं भी बुक ले लेता हूं। बुक्स इलस्ट्रेशन नंबर 2। आपको नीचे वाली लाइन पढ़ी है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, मिला? क्वेश्चन में आपको जनवरी 1, 8, 23, 30 दे रखी है क्या, है ना? उसके अंदर यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, इलस्ट्रेशन 1 है बेटा, 2 निकालना है ना। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, हाँ जी, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक 31 जनवरी 2022 को अकॉर्डिंग टू द फीफो मेथड, लीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। सब कुछ पूछ लिया क्या? फीफो भी पूछ लिया, लीफो भी और वेटेड एवरेज ही। आइए क्वेश्चन शुरू करेंगे। फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज साइज में बहुत बड़े हो जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2। स्टोर लीडर अकाउंट, हम सबसे पहले कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। करना क्या है आपको? मैं जैसा फॉर्मेट बना रहा हूं वैसा फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। आगे यहां पे लिखिए डेट, इशू, इशू यानी माल का आना, इशू गलत लिख लिया मैंने, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज प्लीज। पहले रिसिप्ट आएगा, रिसिप्ट, इशू और बैलेंस। रिसिप्ट, इशू और बैलेंस, कितनी क्वांटिटी आई है, कितनी चले गई और कितनी बची हुई है। रिसिप्ट, इशू और बैलेंस लिख लिया। यहां आएगा क्वांटिटी रेट अमाउंट, यहां आएगा क्वांटिटी रेट अमाउंट और यहां भी आएगा क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। सही है? अब आप साफ सुनेगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में पढ़िए प्लीज। अच्छा ये फॉर्मेट बना लीजिए, बना लीजिए, पहले फॉर्मेट बना लीजिए। सर इसकी लेंथ कितनी लेके जाए? आधे से ज्यादा पेज, आधे से ज्यादा पेज लेंथ।
क्वेश्चन करने का तरीका समझने की कोशिश करें। हाँ जी, क्वेश्चन करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज, जो डेट पहले आई है उसको पहले लिखना है, जो बाद आई है उसको बाद में। ठीक है, क्वेश्चन में ऊपर ही आपको रिसिप्ट डेटा दिया हुआ है, ढंग से देखिए प्लीज, मैं दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ साथ। एक्स लिमिटेड कंपनी के रिसिप्ट एंड इशू नीचे नीचे दिए हुए हैं। 2022 के ठीक सामने देखो इशू लिखा हुआ है। बुक नई या पुरानी के कारण 2022 की जगह कुछ और हो सकता है। 2022 के ठीक सामने रिसिप्ट लिखा है क्या, और रिसिप्ट में आपको नीचे बहुत सारी डिटेल इन्होंने दे दी। रिसिप्ट 1 तारीख, 8 तारीख, 23 तारीख, 30 तारीख दिख रही है क्या? 30 तारीख के ठीक नीचे देखो इशू है क्या? इशू में 6 तारीख, 9 तारीख, 27 तारीख है। अब देखो रिसिप्ट जहां लिखा हुआ है वहां रेट दी हुई है 400@7 दिया हुआ है, @7 8 9 10 दिख रहा है। इशू की रेट कभी नहीं होती, इशू की रेट कभी होती ही नहीं है। नीचे इशू दिखाता हूं आपको, इशू जनवरी 6 200 यूनिट है, रेट नहीं पता, रेट पता भी नहीं होती कोई, ये हमें निकालनी पड़ेगी। आइए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले ईयर बताओ 2022 मेरी नई बुक में। स्टूडेंट नई बुक से पढ़े, दिक्कत आएगी, कई चैप्टर सॉल्व भी नहीं होंगे नई पुरानी बुक के कारण, डेट के कारण उलझ जाओगे, है ना। पहली डेट कौन सी है ढूंढिए क्वेश्चन में। 1 जनवरी, 1 जनवरी। बताइए रिसिप्ट कितनी है? इन्होंने बैलेंस बोला है 400 यूनिट्स, रिसिप्ट में लिखेंगे कितने रुपए वाली? 7 रुपए वाली। कितने रुपए हो गए? 1400। बैलेंस में 400 यूनिट्स, अरे अच्छा 28, हाँ 200 देख लिया मैंने, सोचिए 200 देख लिया था, 2800 हो गया। 400 यूनिट्स 7 रुपए वाली, 2800 रुपए। स्टूडेंट गाइडलाइंस, हर एक ट्रांजैक्शन होने के बाद आप एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे। लिखो इसको, ये हो गया एक 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 ट्रांजैक्शन हो गया एक डेट का। अब इसके नीचे एक लाइन खींच के फिर छोड़ देना, खाली लाइन छोड़नी है दो ट्रांजैक्शन के बीच, एक लाइन खींच के एक लाइन छोड़ दी। ये देखिए मैंने लाइन खींच दी, मैं लाइन छोड़ नहीं रहा, आपको छोड़नी भी है। अगला ट्रांजैक्शन की डेट बोले 1 जनवरी के बाद, 1 जनवरी के बाद 8 नहीं है, नीचे जाके देखो 6 भी है। कहा था ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का ध्यान रखो। 6 जनवरी, 6 जनवरी को रिसिप्ट है या इशू है? सॉल्यूशन में नहीं बेटा, क्वेश्चन में देखो 30 तारीख के ठीक नीचे इशू लिखा है, देखो 30 तारीख के ठीक नीचे इशू लिखा हुआ है, इशू में 6 जनवरी है क्या? तो आपको यहाँ, आपको क्वेश्चन में बोर्ड पे देखो इधर, क्वेश्चन में यहाँ वाली डेट भी ध्यान रखनी है और यहाँ वाली डेट भी ध्यान रखनी है। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना है। 1 तारीख यहाँ आ गई, 6 यहाँ आ गई, फिर 8 यहाँ आ गई, तो ध्यान रखना है ना। हाँ 6 तारीख को कितनी यूनिट इशू करी है? 200। बोर्ड पे आओ, ये इशू में लिखी मैंने 200 यूनिट्स, कितने रुपए वाली? यहाँ बैलेंस से ले आओ। आपके पास था क्या माल? 400 यूनिट थी 7 रुपए वाली, 200 इशू करिए, 200 इसी में से तो करोगे, कितने रुपए वाली? 7 रुपए वाली। 1400 रुपए में माल गया। 400 में से 200 चले गई, कितनी बची? 207 रुपए वाली, 1400 रुपए का माल बचा हुआ है। समझ में? 400 यूनिट्स पड़ी थी, 200 इशू कर दी, 200 रह गई। सर 100 इशू करते तो 300 रह जाती, सर 50 इशू करते तो 350 रह जाती। 1400 रुपए का माल बच गया हमारे पास, बचा हुआ रही। लाइन खींच लीजिए। अगली डेट कौन सी है 6 जनवरी के बाद? 6 जनवरी के बाद 8 जनवरी। 8 जनवरी को रिसिप्ट है या इशू? 8 जनवरी को रिसिप्ट है इशू? रिसिप्ट कितनी? 2200 यूनिट्स 8 रुपए वाली,
मल्टीप्लाई करिए 17,600। अब एक बार बोर्ड पे प्लीज। हमारे पास पुराना माल कितना पड़ा है? 200 यूनिट 7 रुपए वाली पड़ी है, बस बाकी तो खत्म है। 200 ही पड़ी है तो और नई कितनी आ गई? 2200। सभी लोग बोर्ड पे। 200 पड़ी है 7 रुपए वाली, 2200 और आ गई 8 रुपए वाली, तो इसका तो रुपए 1400 है ही, ये तो ऊपर से कॉपी किया है। और 2200 8 रुपए वाली के लिए 17,600। एक मिनट एक मिनट, आपको बुक वाला बताए क्या करेगा? इन दोनों को जोड़ के अमाउंट दिखाएगा। आपको जोड़ के नहीं दिखाना, अलग अलग ही दिखाना है। आपको जोड़ के नहीं दिखाना, अलग अलग ही दिखाना है। हाँ जी, आ जाओ बरोबर। सर तो फिर ये तो डबल डबल दिखेगा। हाँ डबल डबल दिखने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 जनवरी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। 9 जनवरी बोलिए क्या हुआ? 9 जनवरी को रिसिप्ट है इशू है? इशू। सभी लोग बोर्ड पे, कोई नहीं लिखेगा। इशू है कितनी यूनिट्स? 800। बोर्ड पे। मेथड कौन सा है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये मेथड कहता है पहले वाला माल पहले निकालो। हमारे पास दो तरीके का माल है, 7 वाला भी है और 8 वाला भी है। आपको 800 यूनिट इशू करनी है। पुराना माल पहले निकालोगे तो 200 और 2200 में से पहले 200 इशू होगी। ऊपर वाली ये गई, ये गई और ये गई। अभी भी मुझे 800 इशू करनी थी, 200 इशू करिए तो और कितनी इशू करूंगा? 600। किस में से? नीचे वाली 2200 में से 600 इशू कर दो। 600 कितने रुपए वाली? 8 रुपए वाली। 8 चिंग 4800। और यहां बच गया भैया 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 ये दो ना। 2200 में से कितने गए? 600। तो 1600 यूनिट्स बची हुई हैं 8 रुपए वाली। ये समझ आया क्या? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले इन दोनों में से किसको रवाना किया? 200 को। पर इशू कितनी करनी थी? 800। तो 600 और लेनी पड़ी नीचे वाले से। 1600 इंटू 8, 12,800 रुपए का माल बचा हुआ है। नेक्स्ट डेट 9 जनवरी के बाद नेक्स्ट डेट 23 जनवरी। रिसिप्ट या इशू? रिसिप्ट है 600 यूनिट्स 9 रुपए के भाव। 600 यूनिट्स 9 रुपए के भाव। 1608 रुपए वाली पड़ी है, 600 और आ गई 9 रुपए वाली। एक बार बोर्ड पे। पुराना माल 600 इंटू 8 12,800 का तो पड़ा ही है। नया और आ गया कि कौन सा? 600 यूनिट 9 रुपए वाला 5400 और एड ऑन कर दीजिए। 5400 और एड ऑन कर दीजिए। हो गया। 23 जनवरी की डेट कौन सी? 27 जनवरी। रिसिप्ट हुआ है या इशू हुआ है? इशू हुआ है। कितनी यूनिट्स? 1200। हाँ जी बोर्ड पे। दोनों किस में से उठाऊं 1200? मेथड का नाम क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले वाले में जाएगी 1200 है क्या पूरी? आराम से भाई 1600 में से 1200 उठा सकते हैं ना? उठा ली 1208 रुपए वाली 9600। बच क्या गया? इस 16 408 रुपए वाली और 609 रुपए वाली। 4800 और 5400। 4800 और 5400। एक डेट और 30 जनवरी। रिसिप्ट या इशू? 30 जनवरी रिसिप्ट या इशू?
चेक करके बताओ रिसिप्ट या इशू 30 जनवरी को। रिसिप्ट। कितनी यूनिट्स? 800 यूनिट्स 10 रुपए वाली 80,000। सॉरी 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 8,000 ही आएगा। हमारे पास बोर्ड पे 401 पड़ी थी, 601 पड़ी थी और 801 आप ले आए। और क्या लिख दिया? 400 यूनिट 8 रुपए वाली है, ऊपर से ले आए। 600 यूनिट्स 9 रुपए वाली है और 800 यूनिट्स 10 रुपए वाली है। 4800, 5400 और 8000 रुपीज। अच्छा मैंने मिस्टेक कर रखी है यहाँ पे। यहाँ भी मिस्टेक और यहाँ भी मिस्टेक है। 8 4 जा 3200 यहाँ पे और 3200 यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी मेरे से। तीस तक के बाद वाली डेट बताओ, अगली डेट। सर कोई है ही नहीं, लास्ट हो गया। यानी मेरी दुकान में, अरे भैया मेरी दुकान में 30 जनवरी की रात को कितना माल पड़ा था? इतना पड़ा हुआ था। तो इसके नीचे लिखेंगे आप क्लोजिंग स्टॉक ऑन 30th जनवरी। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 30th जनवरी 400 at the rate 8, 600 at the rate 9 और 800 at the rate 10। बत्तीस सौ, 5400 और 8,000। 8 9 10 11 12 13, 8 रुपये 13 और 3 16,600 रुपए का माल आपकी दुकान में रखा हुआ है। ये शो करना पड़ेगा कि कल रात को अगर आग लगती तो हमारे यहाँ पे जले हुए मकान की वैल्यू, जले हुए माल की वैल्यू 16,600 रुपए। इस तरीके से पिछले बार महीने में हमने ऐसे ही किया था। देखो कभी, अच्छा अभी तो ये तो फर्स्ट ही किया। नहीं नहीं नहीं, पिछले बार मिक्स हो गए, कुछ नहीं। ये समझ में आ रहा है क्या? अच्छा ये कौन सा मेथड किया अभी अपन ने? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसी का लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो क्या होता है जरा समझना। लीफो में लास्ट वाले को पहले निकालेंगे। अब देखो मैं 2 ही मिनट में फटाफट क्वेश्चन को खत्म करता हूँ। सभी लोग प्लीज देखेंगे, लिखना बना है। आप एक काम करिए, इसका क्लिक कर लीजिए, इसको फोटो क्लिक कर लीजिए मोबाइल में। इसकी एक फोटो क्लिक कर लीजिए अपने मोबाइल में। अच्छा लिख लिया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। मैं इसको अब कन्वर्ट कर रहा हूँ, पता है किसमें? लीफो की जगह लीफो में। मैंने क्वेश्चन में से डेटा मिटा दिया। देखो यहां तक क्वेश्चन सेम होगा लीफो में भी। बताओ क्यों? 4 यूनिट पड़ी हुई थी, 200 इशू हुई तो इसी में से होंगी। फिर 200 2200 और आ गई, इतनी हो गई। अब इशू करते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा लीफो का। चले 9 तारीख का इशू की बताओ कितनी यूनिट्स है? 9 तारीख को इशू के यूनिट्स बताओ। 800। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट किस में से निकालूं? 2200 में से निकालो सर। अब नीचे से 800 यूनिट्स निकाली 8 रुपए वाली 6400। तो ये 200 पड़ा रह जाएगा 7 रुपए वाला। और 2200 में से 800 चले गए तो 1400 बच गई 8 रुपए वाली। कैलकुलेशन देखते हैं। 1400 इंटू 8 प्लीज। 1400 इंटू 8। अरे कैलकुलेटर चला लो ना। 1400 इंटू 8
11,200। ठीक है, बाय 23 जनवरी का बताओ क्या हुआ? शिफ्ट कितनी यूनिट्स? 600। कितने रुपए वाली? 9। 5400। मेरे पास अब तीन तीन तरह का माल हो जाएगा। 200 यूनिट 7 रुपए वाली, 1400 यूनिट्स 8 रुपए वाली, और 600 यूनिट्स 9 रुपए वाली। 1400 रुपए इसके, 11,200 इसके, और 5400 इसके। बस दो एंट्री और बची। 27 तारीख रिसिप्ट या इशू? इशू। कितनी यूनिट्स? 1200। हाँ जी, मेथड चल रहा है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो 600 तो यहाँ से आ जाएंगी और 600 इसके ऊपर से आ जाएंगी, है ना। तो पहले मैंने नीचे वाली 600 उठाई 9 रुपए वाली, फिर इसमें से 600 उठाई 8 रुपए वाली। 6 9 जा 54 और 6 8 जा 48। बच क्या गया? 200 तो यूक्यू पड़ी हुई है। 1400 में से 600 निकल गई तो 800 और बच गई 8 रुपए वाली। तो 1400 रुपए और 6400 रुपए हो गया। 30 तारीख रिसिप्ट या इशू? रिसिप्ट कितनी? 810 के हिसाब से 8000। 600 सॉरी 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 कुछ भी इशू इशू है। तो 200 बच गई 7 रुपए वाली, 800 बच गई खुद की 8 रुपए वाली, और 800 और आ गई 8 रुपए वाली। सॉरी 8 वाली नहीं, 8 की 10 वाली आई है। 80,000 8,000। तो हम कह सकते हैं जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है एट द एंड, उसमें कितने वाला कितना है जी? ये तो पिछली वाली कहानी है। इस बार 200 यूनिट्स हैं, 7 रुपए वाली। 800 यूनिट्स हैं 8 रुपए वाली, और 800 यूनिट्स है 10 रुपए वाली। टोटल कर लेंगे 1400, 6400 और 8000, 15,800। मेरी दुकान में 15,800 का माल पड़ा है उस रात को, महीने के एंड में। समझ में आ रहा है कि? एक मिनट रुको रुको, लिखने से पहले रुक जाओ। इलस्ट्रेशन 2 का सेकंड पार्ट लीफो बोर्ड पे है, फोटो खींचिए और घर पे जाके आज पूरा नोट करना है आपको। अब इसमें एक मेथड बच रहा है, कौन सा? वेटेड एवरेज बच रहा है ना। क्वेश्चन ने 3 मेथड पूछे थे, क्या वेटेड एवरेज बच रहा है, वो कब सीखेंगे? हार्ड है इजी? इजी है, मैंने इजी से कॉर्पोरेट की शुरुआत करी है यहाँ से। क्वेश्चन ने 3 मेथड पूछे थे हमसे, एक तो फीफो, एक लीफो और एक व्यवहारित औसत विधि। तो फीफो और लीफो, फीफो मैंने अभी क्लास में नोट करा दिया, लीफो नोट नहीं करने दिया। आप इसकी फोटो खींच लीजिए, खुद नोट करिएगा। है मोबाइल?